आइए उत्तराखंड चलते हैं। देवभूमि संकट आसन्न है। चर्चा हिमस्खलन की हो रही है, एवलांस की हो रही है, हिमनदों की हो रही है, ग्लेशियरों के पिघलने की हो रही है, नदियों के जलस्तर में वृद्धि की हो रही है, अभूतपूर्व तबाही की हो रही, कल तबाही फिर आएगी, इसकी भी चर्चा हो रही। इन छोटे छोटे टर्मों को समझ लिया जाए। एवलांस का मतलब होता है बर्फीला तूफान, जिसके प्रभाव में हिमखंडों का टूटना और पिघलना। विदित है कि जब हम धरातल से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं तो तापमान में 6.05 डिग्री सेंटीग्रेड का ह्रास हो जाता है, खासतौर पर ट्रोपोस्फीयर में। तो पहाड़ों पर तो वैसे भी ठंडक होगी, वो तो 5-6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊंचे हैं, 5-6 हज़ार मीटर ऊंचे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हिमनदों का बनना, बर्फ का निर्माण होना, उनका सघन होना आम बात है। आमतौर पर हिमनद 3 फुट मोटे और 2 किलोमीटर की लंबाई के होते हैं। इनका पिघलना साधारण गर्मी में आसान बात नहीं है। आम गर्मी के लिए वो सह्य होते हैं। जानते हैं आप कि पहाड़ों पर 300 दिन तक खूब 8 घंटे का टेम्परेचर मिलता, प्रकाश मिलता, गर्मी मिलती है, तो सामान्य तौर पे तो पिघलने वाले हैं नहीं। अलग बात है कि ढेर सारे कारण बताए जा रहे हैं, कारणों की चर्चा थोड़ी देर बाद हम करेंगे, किंतु कुछ चीज़ें जान लें आप। बड़ी परियोजनाएं बड़ा सुख देती हैं, किंतु सापेक्षितावादी नियम के धरातल पे यह भी तैयार रहें कि मानव जाति को ये बड़ी परियोजनाएं बड़ा दुख भी देंगी। केदारनाथ की त्रासदी, 2013 की त्रासदी उत्तराखंड में हम देख चुके हैं। ऐसी त्रासदी न आए, इसके लिए हमको थोड़ा सा मनन चिंतन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो पश्चिमी विचारों के आलोक में या पश्चिमी के वैज्ञानिकों की शुद्ध नकल करके देखते हैं कि ग्लेशियर कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे वो टूटेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट है, इत्यादि इत्यादि बातें पे जब तक हम ध्यान संकेंद्रित किए रहेंगे, जब तक विदेशी अध्ययन को हम भारतीय जलवायु परिवर्तन, भारतीय भव्याकृतियों में परिवर्तन, भारतीय परिवेश में परिवर्तन के लिए आंकड़ों और अवधारणाओं पर, पश्चिमी ज्ञान पर आधारित रहेंगे, तब तक समस्याएं ऐसे ही आएंगी। वक्त आ गया है कि जियोग्राफी को, जियोलॉजी को, फिजिकल साइंस को खास ध्यान दिया जाए, इसमें खासे रिसर्च हों। केंद्र सरकार यहाँ पर बड़ा बजट लाए, मानव जाति तभी सुरक्षित और संरक्षित रह सकती है। मीनाइटू से जियोलॉजी, जियोग्राफी और फिजिकल साइंस खास ध्यान क्षेत्र में होना चाहिए। भारत की अपनी भव्याकृतियाँ हैं, भारत का अपना जलवायु है, भारत का अपना मौसम है, उसी के आलोक में फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा, तब शायद समस्या का बेहतर निदान हो। जियोग्राफी को समझना पड़ेगा और जियोलॉजी को। यहाँ पे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोग्राफी या हमारे भूगर्भिक विज्ञान की संस्थाएं या काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भूगर्भ विज्ञान अपना महत्तम रोल अदा करने के लिए तैयार रहे। बड़े काम किसी की कहानी से नहीं होते, वो अपने आप होते हैं। ये संस्थाएं अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझें। हाँ, अपेक्षा की जाती है कि जैसे निशंक जी ने एक हिमस्खलन प्राधिकरण बोर्ड की कल्पना की थी अपने शासनकाल में, ऐसे ही प्राधिकरण बोर्ड स्वायत्त रूप में केंद्र सरकार के निर्देशन में बने और काम करें और हिमालय को भारतीय तरीके से समझते हुए, हिमालय से उपजने वाली समस्याओं को भारतीय तरीके से समझ निदान खोजा जाए, तो चीज़ें बन सकती हैं। आज ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह जी ने बताया कि वर्तमान त्रासदी का संबंध एवलांस से है। ऐसा उन्होंने
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून के सैटेलाइट चित्रों के आधार पर की। 3 फरवरी को क्षेत्र में कोई बर्फ नहीं थी। 4-5 फरवरी को हुई बर्फबारी ने ही सारी परिस्थितियों को बदला। भयंकर बर्फीला तूफान आया, हिमपात हुआ, हिमस्खलन हुआ और ढेर सारे मलबे के साथ ऋषिगंगा नदी में गिरने के बाद अलग ही कहानी कहता गया, जो कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर मैगजीन में देख रहे हैं कि किस तरीके से धौलीगंगा, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ प्रभावित हुईं। मैदान के ज़िले तक भी अलर्ट में रख दिए गए कि जलस्तर ऊंचा हो सकता है, तटवर्ती क्षेत्र संकट में आ सकता है। अब सवाल है कि ग्लेशियर पिघल क्यों रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि वैश्विक वैज्ञानिक अध्ययन कहता है कि हिमालय के ग्लेशियर निकट भविष्य में सूख जाएंगे बढ़ती गर्मी के प्रभाव में और भयंकर त्राहिमाम की स्थिति होगी। अभी नदियाँ बढ़ेंगी, कल नदियाँ सूख जाएंगी। इतना ही नहीं, एक आशंका इस नाते भी है आपके ओजोन परत लेयर डिप्लीशन के कारण सूखे की स्थिति आ सकती है। तो तबाही साथ साथ चलती बढ़ती गर्मी के कारण भी, ओजोन परत क्षरण होने के कारण भी। मुख्य मुद्दा है कि यह हो क्यों रहा है। यह प्राकृतिक कारणों से है या मानव द्वारा कारित गतिविधियों के कारण। तो हम यहाँ पे कहेंगे बहुत स्पष्ट तरीके से कि अभी तो यह बहुत कुछ मानव द्वारा कारित गतिविधियों के कारण है। प्राकृतिक आपदाएं संतुलन की हेतु होती हैं, वो कभी कभी आती हैं और जब आती हैं तो भविष्य का सुनहरा और सुखद संकेत लेके आती हैं। ऐसा बचपन में नानी और दादी ने बताया होगा कि अगर इस बार वर्षा कम हुई है तो अगली बार वर्षा ठीक होगी। इस बार अगर आम में फल कम आए हैं तो अगली बार फल ज़्यादा आएंगे। तो प्राकृतिक घटनाएं संतुलन का पर्याय होती हैं। अब यह मान लेना कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ की पिघलन हुई, यह मान लेना कि मानव द्वारा कारित गतिविधियों के कारण यह हिमपात आया या बड़ी बड़ी परियोजनाओं के कारण आया, ये सब गहन मनन के मुद्दे हैं। यहाँ पे सरकार को और संस्थाओं को खास ध्यान देना पड़ेगा। देखें, ग्लोबल वार्मिंग बर्फ के लिए शैलखंड यानी कि ग्लेशियर के पिघलने का कारण हो सकता है, किंतु जितनी गर्मी हमारे पहाड़ों को मिलती है तो थोड़ी मोड़ी ग्लोबल वार्मिंग उस पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती। मानव द्वारा कारित गतिविधियाँ ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा एक स्टेटस सिंबल हो गया, हमने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ ली। ये पहाड़ के पर्वतारोही या जो एडवेंचरस गतिविधियों में मान लोग जब पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, वहाँ पे रहते तो अपने साथ ढेर सारा मलबा वहाँ पे छोड़ के चले जाते। वस्तुतः वही मलबा हिमस्खलन का कारण बनता है, दबाव बनाने के कारण। तो वस्तुतः इसे ग्लोबल वार्मिंग न कहें, इसे लोकल वार्मिंग कहें। तो इस हिमपात का, इस बर्फस्खलन का, इस बर्फीले तूफान का कारण हो सकता है थोड़ा मोड़ा नैसर्गिक हो, लेकिन मानव द्वारा कारित गतिविधियाँ कम जिम्मेदार नहीं है। आई मीन टू से हमें इस लोकल वार्मिंग पर, पहाड़ी पर्यटन पर एक तर्कसंगत अंकुश लगाना पड़ेगा, अन्यथा पहाड़ों की अपनी मनोदशा, पहाड़ों की अपनी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। इस पे हम रोक नहीं लगा सकते। अनिल जी का
अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरणविद, उत्तराखंड का एक स्टेटमेंट है कि ग्लेशियर पोषित नदी पर बांध बना लेने की गलती से उत्तराखंड एक त्रासदी झेल चुका है। अब सरकार को यह सोचना चाहिए कि कितने बांध कितनी संख्या में बने जो उपादेय हों, मानव बेहतरी, समृद्धि और विकास की ओर बढ़े और हिमालय की अवस्था में कोई परिवर्तन भी न हो। इसे सरकार को सोचना पड़ेगा, अन्यथा एक और बड़ी आपदा के लिए तैयार रहना होगा। अनिल प्रकाश जोशी जी जाने माने पर्यावरणविद हैं, उनके आकलनों को हम किनारे नहीं कर सकते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि ये जो परियोजनाएं उत्तराखंड में अनवरत गति से चल रही हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। अब वक्त आ गया है कि एक स्वतंत्र प्राधिकार समिति का गठन हो, प्राधिकरण का गठन हो, जो इन समस्याओं के निर्मूलन का कार्य केंद्र सरकार के नेतृत्व में करे, अन्यथा दिन और बुरे हो सकते हैं। इन्हीं सब तथ्यों के आलोक में हम अंततः ये कहना चाहेंगे, ऊपर की लाइन दोहराते हुए, कि बड़ी परियोजनाएं बड़ा सुख देती हैं, लेकिन बड़े सुख की प्राप्ति के लिए, बड़े विकास की प्राप्ति के लिए हमें मानव जाति को दांव पर लगाना उचित नहीं रहेगा। यानी कि विकास की शर्त विनाश नहीं हो सकती। वक्ती जरूरत है किस चीज को समझा जाए। कौन कहता है कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं न लगे, बांध न बने? कौन कहता है कि मानव जाति का विकास न हो? किंतु यह विकास विनाश की शर्त पर नहीं होनी चाहिए। इस कारण वक्त की ज़रूरत है सरकार अपनी संस्थाओं को, अपने शोध और विकास को, अपनी फिजिक्स को, अपनी ज्योग्राफी को, अपने भूगोल को, अपने अध्ययन में खास अधिमान दे और अपने विश्वविद्यालयों से, अपने संस्थानों से कहे कि इस दिशा में उन्नत शोध किए जाएं, जिससे हम अपने परिवेश की सुरक्षा के लिए विदेशी आकलनों पर आधारित न रहें। यदि ऐसा हो सका तो उत्तराखंड में अब कभी त्रासदी नहीं आएगी। हमें आश्वस्त रहना चाहिए। सरलीकरण यह है कि पूंजी बढ़े लेकिन आनंद छीने न। हम जल्दी ही आनंद प्रधान पूंजीवाद पर आपसे चर्चा करेंगे। आगे इंटरनल सिक्योरिटी की कुछ चर्चाएं करेंगे। ऐसे कुछ चीज़ें और आगे बढ़ते रहेंगे जो आपको बताते रहेंगे। हम सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षक हैं, टीचर हैं, तो उसी हिसाब से हम अपने ज्ञान ध्यान का बंटवारा भी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ें और हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन कक्षा का लाभ उठाएं। आज बस इतना ही। कल फिर अनंत शुभकामनाएं।